नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारा जो प्रैक्टिस वीडियो है वो आईपीसी का पार्ट 4 है, मानहानि और आपराधिक अभित्रास से संबंधित है। यह एक प्रैक्टिस वीडियो है और पहले आप कोशिश करिए कि इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए जो कर्नल एकेडमी ऐप के अंदर पूरी तरह से विस्तृत रूप में बना करके अपलोड किया गया है। उसको पढ़ने के उपरांत फिर आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मदद मिल पाएगी। 15 प्रश्न हमने इसमें इस प्रैक्टिस वीडियो सेट में रखे हुए हैं। प्रश्न बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ रखना ठीक नहीं है। यहाँ पर तो हम सिर्फ आपके लिए ऐसे प्रश्नों को रखे हुए हैं कि अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका वो पूरा टॉपिक तैयार है। यही उद्देश्य के लिए ये प्रैक्टिस वीडियो आपको दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। ज़्यादातर प्रश्न हमने ऐसे ही रखे हैं जिसमें 2 कथन हैं, ताकि आपको 15 की बजाय 30-25 प्रश्न समझ में आते हैं। यानी कि हर प्रश्न में 2-2 प्रश्न हैं तो प्रश्न बड़ा हो जाता है और ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिल पाती हैं। पहला कथन है, किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध टिप्पणी करने से भी मानहानि हो सकती है। और दूसरा है, किसी संस्था के विरुद्ध भी मानहानि हो सकती है। यानी जो मानहानि आप जानते हैं, मानहानि का अपराध, मैं आपके विरुद्ध कुछ बोलता हूं जिससे आपकी छवि खराब होती है तो आपकी मानहानि तो होगी। सवाल कह रहा है कि क्या किसी मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ भी टिप्पणी करने से उस मरे हुए व्यक्ति की मानहानि हो सकती है। और दूसरा कथन कह रहा है कि क्या किसी संस्था के खिलाफ टिप्पणी करने से उस संस्था की मानहानि हो सकती है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकती है। मृत व्यक्ति के विरुद्ध भी मानहानि का अपराध हो सकता है और किसी संस्था, संगठन, संगम, कंपनी के विरुद्ध भी मानहानि का अपराध हो सकता है। और इस प्रकार से ये दोनों विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। दूसरा है, मानहानि अपराध है शरीर के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध, ख्याति के विरुद्ध, मन के विरुद्ध। देखिए, मन के विरुद्ध जो अपराध होता है इसको आपराधिक अभित्रास कहा जाता है। शरीर के विरुद्ध जो अपराध होता है उसमें मानहानि नहीं, शरीर को नुकसान पहुंचता है। चोरी वगैरह, लूट डकैती में संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है। लेकिन अगर आपकी छवि, आपकी ख्याति, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाए तो इसको मानहानि के अपराध में शामिल किया जाता है। और इस प्रकार से इसका उत्तर सी होगा, यानी मानहानि अपराध है ख्याति के विरुद्ध। तीसरा प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। 2 कथन यहाँ भी हैं, कौन सा सही है इसी आधार पर आपको उत्तर देना है। न्यायालय में की गई कार्रवाई पर टिप्पणी करना मानहानि नहीं होगा। और दूसरा है, लोकहित में लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध टिप्पणी करना मानहानि होगा। अब देखिए, मानहानि यानी न्यायालय में जो कार्रवाइयाँ चलती हैं उस पर अगर आप टिप्पणी करते हैं कि न्यायालय में ठीक से कार्रवाई नहीं हुई, न्यायालय में सही तरीके से साक्ष्य नहीं रखे गए, हम इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दूसरे ऊपर की अदालत में अपील करेंगे, हम इस न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसी बातें अक्सर आप सुनते होंगे। और ऐसा कहना बिल्कुल भी मानहानि के दायरे में नहीं आता है। यानी न्यायालय में की गई कार्रवाइयों पर अगर आप टिप्पणी करते हैं तो यह मानहानि नहीं होता। मानहानि के जो अपवाद बताए गए हैं, यानी कि किन परिस्थितियों में मानहानि नहीं होती है, उनमें से एक ये भी है, यानी कि आप न्यायालयों में की जाने वाली कार्रवाइयों पर सारांश में आप उसको प्रकाशित कर सकते हैं, उस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं, मानहानि के दायरे में नहीं आता है। दूसरा है, लोकहित में लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध टिप्पणी करना मानहानि होगा, नहीं होगा। आप किसी लोक सेवक के विरुद्ध लोकहित में टिप्पणी कर सकते हैं। अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों,
कंट्रोल में ना आ पा रहे हों, आप बोलते हैं सार्वजनिक रूप से कि पुलिस बिल्कुल नकारा हो गई है, उसके बस का नहीं है अपराध को रोकना, यानी पुलिस की छवि के विरुद्ध तो आप कथन कर रहे हैं, लेकिन ये मानहानि के दायरे में नहीं आता। यह भी धारा 499 का एक अपवाद है, यानी कि ऐसे कथन मानहानि के दायरे में नहीं आते। जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, यह मानहानि होगा, ये नहीं होगा मानहानि, यानी कि सिर्फ एक सही है, दूसरा गलत है। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हनुमान जी की तस्वीर व्हाट्सएप करता है। ध्यान से समझिएगा इसको। एक व्यक्ति, अक्सर ऐसी घटनाएं आपके साथ होती रहती हैं, आपके व्हाट्सएप फेसबुक पर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं और कहा जाता है कि आप इतने लोगों को शेयर करिए, अन्यथा शाम तक बुरी खबर आएगी। वही चीज़ लिखा गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हनुमान जी की तस्वीर व्हाट्सएप करता है और कहता है इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, अन्यथा शाम तक बुरी खबर आएगी। उसने कौन सा अपराध किया है? मानहानि का, कूट रचना का, आपराधिक अभित्रास का, दुष्प्रेरण का। क्या वो अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है? क्या वो आपकी छवि को खराब कर रहा है? फोटो भेजेंगे, छवि खराब होगी। क्या वह कूट रचना कर रहा है या फिर वो आपराधिक अभित्रास कर रहा है? तो आपका उत्तर है कि वो आपराधिक अभित्रास कर रहा है। आईपीसी की धारा 508 के अंतर्गत इस कृत्य को अपराध घोषित किया गया है। आपराधिक अभित्रास का मतलब होता है कि आप परेशान हो जाइए, आपको कोई नुकसान ना हो, बस मन के विरुद्ध अपराध है और आप परेशान हो जाइए। तो जब ऐसा कोई व्हाट्सएप आता है तो आप देखते होंगे कि आप किसी को फॉरवर्ड करें या ना करें, लेकिन आपके मन में परेशानी उत्पन्न होती है, आप अभित्रस्त होते हैं, यानी त्रस्त होते हैं। इसको आपराधिक अभित्रास कहा जाता है। पांचवा देखिए, विचार कीजिए। व्यंग के रूप में कहे गए कथन से भी मानहानि हो सकती है। यदि कथन सत्य है तो मानहानि का अपराध नहीं होगा। व्यंग के रूप में, जैसे मैं पूछता हूँ क्या आपको चीज़ें समझ में आ गई? आप कहते हैं हाँ बिल्कुल समझ में आ गई, मैं बहुत तेज़ी से समझता हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ आप तो आइंस्टीन के फादर हैं, आपके जितने बड़े जीनियस तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं थे। एक तरीके से आपके दिमाग पर सवाल उठाया जा रहा है। ये व्यंग है और ये व्यंग करके भी आपकी मानहानि की जा सकती है, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर सही होता है। दूसरा है, यदि कथन सत्य है तो मानहानि का अपराध नहीं होगा, यानी किसी की छवि को आप किसी कथन के द्वारा खराब करते हैं और वो सत्य है। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया है या चोरी आपको शक है कि इसने चोरी किया है और आप ढिढोरा पीटते हैं कि चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, सही में उसने चोरी किया है, तब भी आप मानहानि करते हैं। कई बार देखा होगा कि सत्य घटनाएं होती हैं, न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं, अखबारों में न्यूज़ छापी जाती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति का नाम बदल दिया जाता है या चेहरे को धुंधला करके दिखाया जाता है चैनल पर, क्योंकि भले ही सत्य हो, अगर आपके कृत्य से उसकी छवि खराब होती है तो वह मानहानि के दायरे में आएगा। और विनायक वाले मामले में कहा गया है, पुराना प्रिवी काउंसिल का केस है, उसमें कहा गया है सत्य की कोई मात्रा मानहानिकारक कथन को उचित नहीं ठहरा सकती अगर वह लोकहित में ना किया गया हो। तो इसका मतलब है कि सत्य बोलने से आप बच जाएंगे, ये संभव नहीं है, ये गलत है। यानी कि सिर्फ एक आपका सही उत्तर होगा, मतलब विकल्प ए सही है। छठवां प्रश्न देखिए, विचार कीजिए। ग्रामवासियों के समक्ष किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाना मानहानि नहीं होगा। पुलिस के समक्ष किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाना मानहानि नहीं होगा। ग्रामवासियों के समक्ष किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाना मानहानि नहीं होगा, सही है या गलत? धारा 499 के जो अपवाद बताए गए हैं उसमें कहा गया है कि किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष अभियोग लगाना
मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। जैसे न्यायालय है, पुलिस है, कोई जांच एजेंसी है, उसके समक्ष आप आरोप लगाते हैं कि इन्होंने चोरी किया है, भले ही वो निर्दोष हो, लेकिन आपका कथन उसके विरुद्ध मानहानिकारक नहीं होगा। यानी पुलिस के समक्ष किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाना मानहानि नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा वाला देखिए जरा, ग्रामवासियों के समक्ष किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाना मानहानि नहीं होगा, हो जाएगा ये मानहानि, क्योंकि ग्रामवासी अधिकृत नहीं हैं कि यह आपके मुकदमे की सुनवाई करें, आपके आरोपों की जांच करें। इसके लिए ये लोग अधिकृत नहीं हैं। यानी कि सिर्फ 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में मानहानि के कितने अपवादों का वर्णन किया गया। देखिए, काफ़ी देर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये मानहानि का अपवाद है, ये मानहानि का अपवाद है, तो कुल कितने अपवाद हैं? तो 10 अपवाद हैं। मानहानि के धारा 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं। यानी कि किसी की छवि को खराब करने वाला कथन, लेख या प्रकाशन आप करते हैं तो वह मानहानि होगा, लेकिन 10 ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जब वह कथन या लेख मानहानि कारक नहीं माना जाएगा और उसके लिए आप दंडित नहीं किए जाएंगे। इसको मानहानि का अपवाद कहा जाता है और इन अपवादों की संख्या है 10। कौन सा वाद मानहानि से संबंधित है? बूटा सिंह बनाम पंजाब, आर बनाम प्रिंस, चमन लाल बनाम पंजाब, संगोती बनाम राज्य। तो इसमें जो ये चमन लाल बनाम पंजाब का केस है, यही इसी में कहा गया है कि किसी समूह के पक्ष में कोई कहना मानहानिकारक कथन हो सकता है, किसी समूह के हित के लिए सत्य बात कहना भी मानहानिकारक कथन हो सकता है। कोई सत्य बात का लांछन लगाया जाए और वह लोक हित के लिए हो, सार्वजनिक हित के लिए हो, तभी वह मानहानि नहीं होगा, ऐसा इस मुकदमे में कहा गया है। नवां प्रश्न है, अपराध की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो अपराध की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। अपराध की 4 अवस्थाओं में पहला होता है आशय, दूसरा होता है तैयारी, और तीसरा होता है प्रयत्न, चौथा अपराध। ये अपराध की 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी आपराधिक कार्य का किया जाना। अभी इससे संबंधित आगे भी कुछ प्रश्न आएंगे तो आपको इन सब के विषय में जानकारी हो जाती है। आशय का मतलब होता है कि पहले मन में वो आशय, इंटेंशन उत्पन्न होता है कि हम ऐसा कार्य करेंगे। उसको करने के लिए फिर आप उसकी पूरी तैयारी करते हैं, फिर आप प्रयत्न करते हैं, यानी कि अपराध करने के लिए अपनी क्षमता और अपनी ताकत से आप उस कार्य को करते हैं, लेकिन किसी बाहरी चूक या गलती के कारण आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, तो इसको प्रयत्न कहा जाता है। और अगर सफलता प्राप्त हो जाए तो इसको अपराध कहा जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं अपराध की। 10वां प्रश्न है, अपराध की कौन सी अवस्था दंडनीय नहीं होती? अपराध की कौन सी अवस्था दंडनीय नहीं होती? तो अपराध की जो पहली अवस्था है आशय, यह दंडनीय नहीं होता। आपके मन में देखिए बहुत प्रकार के आशय आते होंगे कि मेरा बस चले तो इसको जान से मार दूं, मेरा बस चले तो उसको जान से मार दूं, मेरा बस चले तो मैं इस आयोग में आग लगा दूं। ऐसे बहुत सारे आशय आपके मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन कभी इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाता। तो अपराध की जो प्रथम अवस्था होती है आशय, यह दंडनीय नहीं होती है।
11वां प्रश्न है, अपराध की कौन सी अवस्था मात्र कुछ दशाओं में ही दंडनीय होती है? तो अभी पिछले सवाल से आपने सीखा होगा कि आशय तो दंडनीय होता ही नहीं है। बचे 3। अब 3 में कौन सी अवस्था होती है जो कुछ ही मामलों में दंडनीय होती है, यानी कुछ दशाओं में ही दंडनीय होती है? तो यहाँ आप जान लीजिए, किसी भी आपराधिक कार्य का प्रयत्न ये सदैव दंडनीय होता है, हमेशा ये दंडनीय होगा। और अपराध आप करते हैं तो अपराध तो दंडनीय होता ही है, हमेशा दंडनीय होगा। ये जो तैयारी है, सामान्यतः किसी आपराधिक कार्य की तैयारी करना दंडनीय नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में आशय आया कि आप उस फला व्यक्ति को मारना चाहते हैं, ये आशय हो गया, ये दंडनीय नहीं है बिल्कुल भी। अब आप उसको मारने के लिए तैयारी करते हैं। तैयारी में क्या है? चाकू खरीद के ले आते हैं बाज़ार से, और रोज़ उसकी तैयारी, रोज़ उसको देख करके पत्थर पर चाकू ऐसे धार देते हैं उसको। क्या आपको दंड मिलेगा इसके लिए? नहीं मिलेगा। यानी कि सामान्यतः आपराधिक कार्य की तैयारी करना दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे बताए गए हैं, जैसे डकैती की तैयारी है, डकैती के लिए इकट्ठा होना है, देशद्रोह की तैयारी है, देश के खिलाफ युद्ध की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये दंडनीय बनाया गया है। यानी कि कुछ दशाओं में तैयारी जो है दंडनीय होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आशय कभी भी दंडनीय नहीं होता, तैयारी कुछ परिस्थितियों में दंडनीय होती है, प्रयत्न और अपराध हमेशा दंडनीय होते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न आ जाता है, विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर हैं, दोनों पर विचार करना है और सही प्रश्न का जवाब आपको देना है। आपराधिक अभित्रास के अपराधों का वर्णन आईपीसी की धारा 503 से 510 तक दिया गया है। बिल्कुल सही है। जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान कोई धारा नहीं करती, उसके लिए दंड धारा 511 के तहत दिया जाएगा। क्या यह सही है? चलिए हम आपको समझाते हैं। पहला वाला तो देखिए 503 से 510 में आपराधिक अभित्रास दिया गया है, यानी 1 नंबर तो सही है। अब आपका विकल्प या तो ये होगा या तो सी होगा। अब दूसरे पर डिपेंड करता है कि क्या सही होगा। जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे देखिए 307 हत्या का प्रयत्न 307 में है, स्पष्ट धारा है उसके प्रयत्न को दंडित करने के लिए। लेकिन आप किसी के जेब में चोरी करने के आशय से हाथ डालते हैं, चोरी जो कि 379 के तहत दंड का प्रावधान करती है, लेकिन जेब में हाथ डालते हैं और आपको कोई पैसा वहाँ नहीं मिलता, कोई पर्स वगैरह नहीं मिलती और खाली हाथ वापस आ जाता है। ये क्या है? ये चोरी का प्रयत्न है। लेकिन चोरी के प्रयत्न को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता में कोई भी धारा नहीं है, लेकिन अपराध तो हुआ है। अब इस अपराध को कैसे दंडित किया जाएगा? तो ऐसा कोई भी अपराध जिसके प्रयत्न के लिए कोई धारा स्पष्ट रूप से नहीं है, उन सभी को 511 के तहत दंडित किया जाएगा। और दूसरा वाला भी यहाँ सही होता है और इस तरह से सी विकल्प आपका सही है। तेरहवां प्रश्न देखिए, भारतीय दंड संहिता से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? सन्निकटता का सिद्धांत, मैकनाटन का सिद्धांत, कठोर दायित्व का सिद्धांत, असंभवता का सिद्धांत। सन्निकटता का सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई आपराधिक कार्य आशय के और तैयारियों के पश्चात जब आप उसको करने जाते हैं तो तैयारी और प्रयत्न में कितनी निकटता है कि अभी आप तैयारी की कंडीशन में हैं कि आप प्रयत्न कर चुके हैं। तो क्योंकि अब ये अपराध से संबंधित आ रहा है तो ये भारतीय दंड संहिता से संबंधित तो हो गया। मैकनाटन, ये पागल व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित है मैकनाटन का सिद्धांत, ये भी है। इसमें असंभवता का मतलब होता है कि जो कार्य असंभव है उस अपराध को किया नहीं जा सकता, ये भी आईपीसी से संबंधित है। ये लॉ ऑफ टार्ट से संबंधित है, यानी अपकृत्य विधि से
संबंधित सिद्धांत है कठोर दायित्व का सिद्धांत, और यही आपका उत्तर होगा। ये भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड नहीं है। चौदहवें प्रश्न पर आते हैं। लोक रिष्टिकारक वक्तव्य देना अपराध है, कौन सी धारा के अंतर्गत? लोक रिष्टिकारक, रिष्टि मतलब किसी संपत्ति का विनाश करना जिससे किसी इंसान को या किसी संस्था को क्षति पहुँचे, हानि पहुँचे, इसको लोक रिष्टिकारक कहा जाता है। और बात यहाँ हो रही है रिष्टि की नहीं, रिष्टि तो धारा 425 में होती है। यहाँ सिर्फ वक्तव्य देना है, यानी डराना है, यानी मन के विरुद्ध अपराध होना है। मन के विरुद्ध अपराध यानी आपराधिक अभित्रास करना है, जो कि धारा 503 से लेकर के 510 तक जिसका वर्णन किया गया है, धाराएं भी उसी बीच की हैं। अब पर्टिकुलर सवाल ये है कि लोक रिष्टिकारक वक्तव्य देना कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध होता है? तो ये है धारा 505। अंतिम सवाल आपके सामने है। करतार सिंह बनाम सम्राट का वाद संबंधित है कूट रचना से, मानहानि से, आपराधिक अभित्रास से, आपराधिक आशय से। तो इसका जवाब है मानहानि से, और मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। करतार सिंह ने एक लोकसेवक के विरुद्ध कुछ उसकी छवि को खराब करने वाले शब्द कहे थे लोकहित में, क्योंकि वह लोकसेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा था। तो उस लोक सेवक ने करतार सिंह के खिलाफ वाद दाखिल किया मानहानि का। न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया कि लोक सेवकों को सरकार की तरफ से कुछ कर्तव्य सौंपे जाते हैं, राज्य की तरफ से कर्तव्य सौंपे जाते हैं। अगर वह उन कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल होता है तो उसे अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करना सद्भावनापूर्वक लोकहित में मानहानि नहीं होगा। यही कहा गया था इस करतार सिंह वाले केस में, और ये मानहानि से संबंधित है। इस प्रकार से आपके 15 प्रश्न यहाँ भी समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मदद जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।